Om Dhanvantareye Namo Namaha. Hello friends, I welcome you to the video lecture series of Vision Arad Academy. We were discussing about a subject Sharirik Kriya, and yesterday we have discussed about three topics. First, Oj, second, difference between Shukra and Oj, and third one, Shukrotpatti. So let's have a rapid overlook on those topics. सो फ्रेंड्स, हमने पहला पॉइंट देखा था ओज, और ये देखा था कि आचार्य चक्रपाणी ने ओज के दो भेद माने हैं, एक परोज और दूसरा अपरोज। फिर देखा था परोज का स्थान हृदय है और अपरोज का स्थान संपूर्ण शरीर में। परोज का प्रमाण देखा था 8 बिंदु और अपरोज का देखा था हमने अर्ध अंजलि, और इसको श्लेष्मा के साथ कंपेयर किया गया है। रेफरेंस चेंज में हमने देखा था कि अरुण दत्त ने ओज का प्रमाण 8 की जगह 6 बिंदु माना है और काश्यप ने अपर का अर्धांजलि की जगह 6 अंजलि ये प्रमाण माना है। फिर वर्ण में हमने देखा था कि चक्रपाणी ने ओज कोई भी हो उसका वर्ण कौन सा माना है, श्वेत। और फिर हमने चरक और सुश्रुत के डिफरेंशिएशन में देखा था कि दोनों का कॉमन वर्ण कौन सा है, पीत। चरक ने ऐड किया है रक्त, जिसको हमने याद किया था चरक्त, और सुश्रुत ने ऐड किया है शुक्ल, जिसको हमने याद किया था सुशुक्ल। उसके बाद हमने एक और रेफरेंस देखा था आचार्य डेल्लन के अनुसार अलग अलग प्रकृतियों में अलग अलग ओज के वर्ण बताए थे। वात प्रकृति में तैलाभ, पित्त प्रकृति में श्वेत दैट इज घृत दैट इज सर्पी निभम, और कफ प्रकृति में शौद्राव। ये हमने कल एक टेबल देखा था। फिर सेकंड टेबल देखा था हमने शुक्र और ओज के गुणों में भेद देखा था। कौन से गुण में भेद देखा था हमने, गंध, रस और रूप, जिसके लिए हमने शुक्र और ओज के लिए कोड भी बनाया था। शुक्र का कोड क्या बनाया था हमने, शुक्र है मधु ने मधुर को तैल और शौद्र दिया, जिसमें हमने वाग्भट का एक ही रेफरेंस किया था कि वाग्भट ने क्या ऐड किया इसमें, घृत। और ओज के लिए कोड क्या बनाया था हमने, ओजस्वी होने के लिए लाजवंती ने मधु को घी पिलाया। ये हमने एक कोड बनाया था, ये याद आ गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उस वक्त क्रॉस रेफरेंस पढ़ना नहीं है, एज इट इज जैसे हमने कोड याद रखे थे वैसे ही कोड्स याद रखना है। और तीसरा टेबल देखा था हमने शुक्र उत्पत्ति अलग अलग आचार्य के अनुसार। हमने क्या देखा था, आचार्य चरक के अनुसार शुक्र की उत्पत्ति 7 दिन में, पाराशर के अनुसार 8 दिन में, सुश्रुत के अनुसार 30 दिन में, वाग्भट में अन्य मतानुसार 1 दिन, 6 दिन या 30th डे पर। और भाव प्रकाश का रेफरेंस देखा था हमने 1 मास और 9 दंड। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आचार्य चरक के अनुसार अगर किसी भी धातु की उत्पत्ति बताई तो जिस नंबर का धातु उस दिन उसकी उत्पत्ति होने वाली है। पाराशर के अनुसार पूछा तो जिस नंबर का धातु उसमें 1 ऐड करना है, और सुश्रुत के अनुसार पूछा तो जिस नंबर का धातु उस नंबर तक पहुंचना है, पहले नंबर को 1 से स्टार्ट करना है और आगे 5 5 5 बढ़ाते हुए उस नंबर तक पहुंचना है। उस तरह से हम ये सभी आचार्य के अनुसार किसी भी धातु की उत्पत्ति का दिन हम निकाल सकते हैं। ये हमने कल पॉइंट देखे थे। आज हम हमारा न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। अब हमने देख ली है शुक्र की उत्पत्ति। अब शुक्र की उत्पत्ति के बाद में हम एक नया टेबल देखेंगे जिसमें दिया है, देखिए आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं कि दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशम का टेबल है। दोषों के संचय, प्रकोप और प्रशम का टेबल है, और यहाँ पे संचय, प्रकोप, प्रशम दोषों का किन गुणों से हो रहा है ये गुण यहाँ पे ऐड किए। अब ये एक बार देखने से पहले हम थोड़ा सा स्लाइड में जाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा वो इजीली समझ जाए। तो हम एक बार स्लाइड में एंटर करते हैं। ये कल हमने ओज की स्लाइड देखी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे आज। ये स्लाइड आप देख सकते हैं। देखिए ये स्लाइड में क्या है, तीनों दोष वात, पित्त और कफ, और उनका संचय, प्रकोप एवं प्रशम, और यहाँ लिया है किन गुणों से हो रहा है। तो हमें देखना है थोड़ा सा कंसेप्चुअली, हम पहले देखेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा सा कोड्स में भी ऐड करेंगे इसको। तो कंसेप्चुअली देखने के लिए आप पहले ये समझिए, हम जानते हैं नेचुरली कि वात दोष का प्रकोप किस ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में। सो ये प्रकोप में हमने एक वर्षा ऋतु यहाँ पे लिख दिया। अब हम ये भी जानते हैं कि जिस दोष का प्रकोप जिस ऋतु में होता है उसी दोष का संचय उस ऋतु से पहले के एक ऋतु में होता है। तो वात का संचय वर्षा से पहले कौन सा ऋतु आ रहा है, ग्रीष्म। सो वात का संचय किस ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में। और ये भी हम जानते हैं कि दोषों का शमन दैट इज प्रशमन दोष के प्रकोपक ऋतु के बाद में आने वाले ऋतु में हो रहा है। सो वात दोष का प्रकोप हुआ वर्षा में, तो उसका नेचुरली प्रशमन किस ऋतु में होगा, वर्षा के बाद में आने वाले शरद ऋतु में। सो शरद ऋतु यहाँ हमने लिख लिया। अब ये पॉइंट देखेंगे हम, अगर वात का संचय करना है, वात का अगर संचय होता है तो उसके लिए किस गुणों का सेवन करना चाहिए, किस गुणों का सेवन करना पड़ेगा, वृक्षादि गुण। क्योंकि वात के गुण क्या है, तृत, वृक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, अनिल, है ना। इन गुणों का अगर हम सेवन करते दैट इज वृक्षादि गुण, जिसमें से हमने वृक्षादि की जगह पे सिर्फ वृक्ष वर्ड लिया है ताकि हमको समझने में इजी जाए। तो हमने वृक्ष गुण का जब सेवन किया तो वात का क्या हुआ, शरीर में संचय हुआ।
अब इन्हीं रुक्षादि गुणों का अगर हम सेवन कंटिन्यू करेंगे तो वात दोष का स्वस्थान में क्या होने वाला है, प्रकोप होने वाला है। और अगर हमें इस वात दोष का उसके स्थान में प्रशमन करना है, शमन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन रुक्षादि गुण के अपोजिट गुण का सेवन करवाना पड़ेगा चिकित्सा में। तो रुक्षादि गुण के अपोजिट गुण कौन सा है, स्निग्धादि गुण। तो हमने यहाँ पे स्निग्ध वर्ड लिख दिया। कितना पॉइंट क्लियर हुआ कि वात का संचय और प्रकोप किन गुणों से हुआ, रुक्ष, और वात का प्रशमन रुक्ष गुण के अपोजिट गुण कौन सा है, स्निग्ध गुण। पॉइंट क्लियर। अब इन रुक्षादि गुण और स्निग्धादि गुण के साथ में भी उष्ण शीत ऐसे गुण ऐड है, वो भी हम कैसे समझना है वो देखेंगे। अब यहाँ देखो, वात का संचय किस ऋतु में हो रहा है, ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु कैसा है, उष्ण। ग्रीष्म ऋतु कैसा है, उष्ण। सो हो गया, उष्ण और रुक्ष गुण से क्या हो रहा है, वात का संचय हो रहा है। वात का प्रकोप किस ऋतु में हो रहा है, वर्षा। वर्षा ऋतु कैसा है, शीत। यहाँ इसलिए हमने शीत लिया, इसलिए वात का प्रकोप शीत और रुक्ष गुण से हुआ। और वात का प्रशमन किस ऋतु में हो रहा है, शरद ऋतु में। हम जानते हैं कि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप होता है, इसका मतलब शरद ऋतु कैसा ऋतु होना चाहिए, उष्ण। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, उष्ण। इसका मतलब वात का शमन किन गुणों से हुआ, उष्ण एवं स्निग्ध। पॉइंट क्लियर हुआ, एकदम सिंपल है। संचय, प्रकोप और प्रशमन वाले कौन से ऋतु है वो देखना है, और वो ऋतु शीत है या उष्ण है ये देखना है। सो पॉइंट क्लियर हुआ, वात का संचय हुआ उष्ण रुक्ष गुण से, वात का प्रकोप हुआ शीत रुक्ष गुण से, और वात का शमन हुआ उष्ण एवं स्निग्ध गुण से। अब ये वात के बाद हम थोड़ा एक पित्त के बारे में देखेंगे। अब देखिए, पित्त का प्रकोप किस ऋतु में होता है, हम जानते हैं शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। तो उसका संचय कब होगा, शरद ऋतु से एक ऋतु पहले, दैट इज वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु हमने यहाँ लिख दिया। और पित्त का नेचुरल प्रशमन कौन से ऋतु में होगा, शरद ऋतु के बाद में आने वाला हेमंत ऋतु। तो हमने यहाँ हेमंत ऋतु लिख दिया, ये ऋतु लिख दिया हमने, क्लियर। अब पित्त का अगर संचय होना है उसके स्थान में, तो किन गुणों का सेवन करना पड़ेगा, तीक्ष्ण आदि गुण। पित्तम तु सस्नेहम, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्रम, सरम, द्रवम। तो तीक्ष्णादि गुण का, उसमें से सिर्फ तीक्ष्ण हम वर्ड लिख दिया यहाँ पे। तो पित्त का संचय किस गुण से हुआ, तीक्ष्ण गुण के सेवन से। अब इन्हीं तीक्ष्ण गुणों का अगर सेवन कंटिन्यू किया जाए तो वात का, पित्त का क्या होगा, अपने स्थान में प्रकोप हो जाएगा। सो तीक्ष्ण गुण भी प्रकोप में आ गया। लेकिन हमें अगर पित्त का शमन करना है, प्रशमन करना है, तो हमें तीक्ष्ण के अपोजिट गुण कौन सा यूज करना पड़ेगा चिकित्सा में, मंद गुण, दैट इज मंदा आदि गुण। ऐसा लिखा। पॉइंट क्लियर हुआ। पित्त का संचय और प्रकोप किससे हुआ, पित्त के तीक्ष्ण गुण के सेवन से। पित्त का शमन करना है तो कौन सा गुण यूज करना पड़ेगा, मंद गुण यूज करना पड़ेगा, तब जाके पित्त का शमन होगा। अब फिर से आ जाइए ऋतु में, पित्त का संचय किस ऋतु में हुआ, वर्षा। वर्षा कैसा ऋतु है, शीत, इसलिए हमने शीत लिख दिया। सो पित्त का संचय हुआ शीत एवं तीक्ष्ण गुण से। पित्त का प्रकोप किस ऋतु में हो रहा है, शरद। शरद कैसा ऋतु है, उष्ण ऋतु, इसलिए उष्ण और तीक्ष्ण गुण से क्या हुआ, पित्त का स्वस्थान में प्रकोप। और पित्त का शमन किस ऋतु में हो रहा है, हेमंत। हेमंत ऋतु कैसा है, शीत, इसलिए हमने शीत लिख दिया। शीत और मंद गुण से पित्त का क्या हुआ, प्रशमन हुआ। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। सो सिंपल याद रखना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे कफ के बारे में। हम जानते हैं कफ का प्रकोप किस ऋतु में होता है, वसंत ऋतु में, इसलिए हमने प्रकोप में वसंत ऋतु लिख दिया। वसंत ऋतु से पहले आने वाला हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु आता है, लेकिन शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया नहीं है कफ के संचय के लिए। सो कफ के संचय के लिए हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा ऋतु है, हेमंत। तो हेमंत ऋतु लिख दिया हमने कफ के संचय के लिए। और कफ का नेचुरल प्रशमन कब होगा, वसंत ऋतु के बाद में आने वाला ऋतु, दैट इज ग्रीष्म ऋतु। सो ग्रीष्म ऋतु लिख दिया। अब देखिए, कफ का संचय करना है तो किस गुण का सेवन करना पड़ेगा, स्निग्धादि गुण, क्योंकि कफ स्निग्ध है। कफ का प्रकोप करना है तो किन गुणों का सेवन कंटिन्यू करना पड़ेगा, वही गुणों का, दैट इज स्निग्धादि गुण। लेकिन कफ का हमें अगर शमन करना है, प्रशमन करना है, तो स्निग्धादि गुण के अपोजिट गुण यूज करना पड़ेंगे। वो कौन से रहेंगे, रुक्षादि गुण। तो हमने यहाँ पे रुक्ष लिख दिया। अब फिर से आ जाइए, कफ का संचय किस ऋतु में हुआ, हेमंत। हेमंत कैसा ऋतु है, शीत, इसलिए शीत और स्निग्ध गुणों से कफ का क्या होता है, स्वस्थान में संचय होता है। कफ का प्रकोप किस ऋतु में हुआ, वसंत। वसंत में हमने ये देखा है कि कफ का संचय होने के बाद वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से वो जो कफ है वो स्वस्थान में पिघल जाता है। सूर्य की किरणों से पिघलता है, इसका मतलब वसंत ऋतु कैसा होना चाहिए, उष्ण। तो यहाँ हमने उष्ण लिख दिया। और कफ का प्रशमन किस ऋतु में होता है, ग्रीष्म। ग्रीष्म कैसा ऋतु है, उष्ण। तो यह उष्ण लिख दिया। क्लियर। तो हमें सिर्फ क्या करना है, दोषों का प्रकोप संचय किन गुणों से होता है और शमन किन गुणों से होता है, ये समझना है। जैसे फिर से देखेंगे, एक बार मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। वात का संचय और प्रकोप किन गुणों से हुआ, वात के रुक्षादि गुणों से। वात का शमन करने के लिए कौन सा गुण यूज करना पड़ेगा, स्निग्ध गुण। पित्त का संचय और प्रकोप किस गुणों से हुआ, पित्त के तीक्ष्ण गुण से। और पित्त का शमन, तीक्ष्ण के अपोजिट गुण यूज किया, मंद गुण। कफ का संचय और प्रकोप किस गुण से हुआ, कफ के स्निग्ध गुण से। और कफ का शमन करना है तो स्निग्ध के अपोजिट गुण यूज किया हमने, रुक्ष।
बाकी इनसे पहले आने वाले जितने भी गुण है वो आइदर उष्ण है या शीत है, आइदर उष्ण है या शीत है। आप देख सकते हैं सब तरफ आइदर उष्ण या शीत गुण यहाँ पे लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ आपको ये? ये हमें याद रखना है। अब ये उष्ण और शीत गुण कौन से हैं, किन ऋतु में उनका संचय प्रकोप प्रशम होता है, उन ऋतु के गुण कौन से है वो देखना है। जैसे ग्रीष्म ऋतु उष्ण है इसलिए उष्ण लिख दिया, वर्षा ऋतु शीत है इसलिए शीत लिख दिया, शरद ऋतु उष्ण है तो उष्ण लिख दिया, है ना। इसी तरह से हेमंत ऋतु शीत है इसलिए शीत लिख दिया, वसंत ऋतु उष्ण है तो उष्ण लिख दिया, बाकी हमें ऋतु ये पता है। सिंपल है। बट अब ये फिर से हमें याद रखना है कि ये आंसर हमें तुरंत आना चाहिए, इसलिए तुरंत आने के लिए हमने इसमें एक कोड बना के रखा है, वो कोड भी मैं आपको बता दूंगा कैसे। अब ये संचय प्रकोप और प्रशम, ये जो दोषों की स्टेजेस है ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। किसी भी दोष का पहले संचय ही होगा, फिर प्रकोप ही होगा और फिर बाद में प्रशमन ही होगा, इसलिए हमें ये सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं। हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ देखो मैंने उष्ण और रुक्ष के लिए यू और आर लिखा है, शीत और रुक्ष के लिए एस और आर लिखा है, उष्ण और स्निग्ध के लिए यू और एस लिखा है। तो हमें ये कोड कैसे याद रखना देखेंगे। वात के लिए यूर सर यूएस गए, वात के लिए यूर सर यूएस गए, ये कोड याद रखेंगे, यूर सर यूएस गए। सो हमारा पहला क्या रहेगा हमेशा संचय, दूसरा क्या रहेगा प्रकोप, तीसरा क्या रहेगा प्रशमन। सो यूर सर यूएस गए, हम ऐसे याद रखेंगे। पित्त के लिए क्या याद रखेंगे, पिता ने, क्योंकि पिता हमें पित्त से कोरिलेट कर रहे हैं, पिता ने एसटी से उतर कर समोसा खाया, पिता ने एसटी से उतर कर समोसा खाया, संचय प्रकोप प्रशम। कफ के लिए कैसा है, कफ की वजह से सांस उसके पूर में अटक गई, कफ की वजह से सांस उसके पूर में अटक गई। मेरा स्टूडेंट से अनुरोध रहेगा कि जिनके पास नोट्स है वो नोट्स में ये कोड अंडरलाइन करते चले, कोड लिखते चले, और जिनके पास नोट्स नहीं है वो भी लिखते चले किसी ना किसी रजिस्टर पर, ताकि उनको वो रिकॉल करने में ज्यादा आसान हो। ठीक है, सो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको कैसे याद रखना है। अब फिर से हम एक बार कोड रिवाइज करेंगे। वात के लिए योर सर यूएस गए, पिता ने एसटी से उतरकर समोसा खाया, और कफ की वजह से सांस उसके पूर में अटक गई। इस तरह से हम याद रखेंगे, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पहले कंसेप्चुअल भी बता दिया और बाद में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आंसर तुरंत कैसे निकालना है उसमें से भी समझ गया। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये देखिए, यू आर यूर, एस आर सर, यू एस यूएस गए। पित्त के लिए एस टी से यू टी दैट इज उत्तर कर, एस एम दैट इज समोसा खाया। कफ का देखो, कफ की वजह से एस एस दैट इज सांस, यू एस दैट इज उसके, यू आर पूरा में अटक गई। सिंपल टेबल है, तो आपको तुरंत आंसर भी मिल गया और आपको ये भी समझ गया कि कंसेप्चुअली भी इसको कैसे पढ़ना है। सो हम जाते हैं अभी नेक्स्ट इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा त्रिदोष प्रकोपक का। तो इसको भी मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड में बता देता हूँ ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। ये देखिए, ये ह्यूमन बॉडी है। हम जानते हैं कि खाना खाने के बाद, देखिए यहाँ से खाना आ रहा है, खाना खाने के बाद उस खाने पर 3 अलग अलग प्रोसेस होती है ना, 3 अवस्थाएं उस पर डेवलप होती है। वो अवस्थाओं को हम जानते हैं, वो है मधुर अवस्था, अम्ल अवस्था और कटु अवस्था। इन अवस्थाओं में उसका पाक होता है, इसलिए इसे हम अवस्था पाक भी कहते हैं। सो मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। खाना आ रहा है, खाना जब आमाशय में जाता है, खाना जब आमाशय में जाता है तब मधुर अवस्था पाक होता है, और उस मधुर अवस्था पाक में कफो दोष की सामान्यता वृद्धि होती है। हर इंसान में खाना खाने के बाद पहले कौन सा होने वाला है, दैट इज फिजियोलॉजी, दिस इज नॉट पैथोलॉजी, दिस इज फिजियोलॉजी की खाने पर पहले मधुर अवस्था पाक ही होगा, और उस अवस्था पाक में किसकी वृद्धि होगी, कफ वृद्धि। अगर मैं ज्यादा डिटेल में बताऊं तो ये क्लेदक कफ है, क्योंकि क्लेदक कफ का क्या है, सो अन्न संघात क्लेदनात्, अन्न का जो आया उसमें क्लेद बनाना, उसको बोलस बनाना, चाइम बनाना। सो कफ की वृद्धि नेचुरली हो रही है ताकि खाना आराम से पच सके। अब ये जो गैस्ट्रिक एम्प्टी हो जाएगी,
है ना। यहाँ से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से गैस्ट्रिक एम्पटिंग होके खाना कहाँ गया, डिओडेनम में चला गया। जैसे ही खाना डिओडेनम में आ जाएगा, लीवर से एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इसमें आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे कौन सा अवस्था पाक होने वाला है, अम्ल अवस्था पाक, सॉरी यहाँ कौन सा अवस्था पाक होगा, अम्ल अवस्था पाक। और इसमें नेचुरली किस दोष की वृद्धि होती है, पित्त वृद्धि, और ये पित्त ही जरूरी है खाना पचाने के लिए। अब आप बताइए कौन सा पित्त होगा, कॉमन सेंस पाचक पित्त। तो पाचक पित्त की यहाँ वृद्धि होगी। उसके बाद खाना जब पचकर नेक्स्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद कटु अवस्था पाक शुरू होगा। और इस कटु अवस्था पाक में किस दोष की नेचुरल वृद्धि होती है, वात की वृद्धि। ये कौन सा वात होगा, समान वायु और अपान वायु, क्योंकि समान वायु का कर्म क्या है, अन्नम गृह्णाति पचती विवेचयति और मुंछाति। मुंछाति मतलब सामने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फेंक देना। और अपान का भी काम है, अपान का काम क्या है, मूत्र गर्भ इसका निष्क्रमण करना। तो ये वात कौन सा रहेगा यहाँ पे, समान वायु यहाँ पर और अपान वायु लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये समझ गया। खाने पर 3 अवस्थाएं होती है, आमाशय में मधुर अवस्था पाक जिसमें कफ की वृद्धि होती है, उसके बाद ग्रहणी में दैट इज अधो आमाशय और वीकेंड से पश्चिम आमाशय, इसमें अम्ल अवस्था पाक होता है जिसमें पित्त की वृद्धि होती है, और आखिरी में कटु अवस्था पाक होता है जिसमें वात की वृद्धि होती है। अब एक बार हम नोट्स में चले जाएंगे ताकि आपको नोट्स का टेबल भी क्लियर समझ जाए। देखिए, वात दोष कटु अवस्था पाक में बढ़ता है, पित्त दोष अम्ल अवस्था पाक में बनता है, और कफ दोष मधुर अवस्था पाक में बढ़ता है। कटु अवस्था पाक कहाँ हुआ था, पक्वाशय में। अम्ल अवस्था पाक पश्चिमाशय दैट इज ग्रहणी और वीकेंड से अधो आमाशय, और मधुर अवस्था पाक कहाँ हुआ, आमाशय में, या फिर हम उसको सिंपली ऊर्ध्व आमाशय भी कह सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, पक्वाशय में खाना कब जाता है, जब वो जीर्ण हो जाता है, जीर्ण अन्न। पश्चिमाशय में कब रहता है, वो जब जीर्यति, जब वो पच रहा है। और आमाशय में खाना कब जाता है, भुक्त मात्रे खाए बराबर। इसका मतलब भुक्त मात्रे खाए बराबर कफ की वृद्धि होती है, पचते वक्त पित्त की वृद्धि होती है, और खाना पचने के बाद वात की वृद्धि होती है। ये टेबल आपको समझ जाएगा। उसके बाद हमने जस्ट अभी देखा है कि वात दोष की वृद्धि वर्षा ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु ये ग्रीष्म के बाद आता है, इसलिए इसे घर्मांत का है, घर्म मतलब ग्रीष्म, है ना, घर्म के अंत में आने वाला ऋतु वर्षा ऋतु। पित्त दोष हम जानते हैं शरद ऋतु में बढ़ता है। शरद ऋतु को दूसरा नाम दिया मेघांते, क्योंकि शरद वर्षा के बाद आता है, इसलिए मेघ के अंत मेघांते। और कफ की वृद्धि कहाँ हो रही है, वसंत ऋतु में। ये पॉइंट क्लियर हो आपका। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये दिया है कि डायर्नल वेरिएशन में किस दोष की वृद्धि नेचुरली बॉडी में होती है। हर इंसान में डायर्नल वेरिएशन में अलग अलग दोषों की वृद्धि होती है। जैसे हम जानते हैं कि सुबह सुबह कफ की वृद्धि होती है, दोपहर होते होते पित्त की वृद्धि होती है, और शाम को वात की वृद्धि होती है। लेकिन हम ये 3 ही अवस्थाएं जानते हैं, बाकी की भी अवस्थाएं इसमें है, हम देखेंगे वो काल कौन से। सो पूर्वान्न में किस दोष की वृद्धि हुई, कफ, जानते हैं हम सुबह सुबह कफ बढ़ता है। मध्याह्न मतलब दोपहर में कौन सा दोष बढ़ा, पित्त, और अपराह्न में कौन सा दोष बढ़ा, वात, है ना। यहाँ पे 6 से 10, 10 से 2, 2 से 6 टाइमिंग दी है, बट वो टाइम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, न कि ये 3, ये क्योंकि ये 3 हम नेचुरली जानते हैं, हमको पता भी ऑलरेडी। अब हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट देखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज प्रदोष काल। प्रदोष काल में किस दोष की वृद्धि होती है, कफ की वृद्धि। क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रदोष काल में किस दोष की वृद्धि होती है, ऑप्शन में वात पित्त कफ त्रिदोष रह सकता है, इसलिए हमें याद रखना है कि प्रदोष काल में कौन सा दोष बढ़ता है, कफ। फिर अर्धरात्र, कफ के बाद कौन सा आने वाला है, पित्त। और हमें तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है प्रत्यूष काल। प्रत्यूष काल में किस दोष की वृद्धि होती है, वात। तो ये टेबल में सिर्फ ये 2 ही पॉइंट काम के हैं, प्रदोष काल में कफ की वृद्धि और प्रत्यूष काल में वात की वृद्धि। पॉइंट क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट आते हैं धातु पोषण न्याय। हम जानते हैं कि शरीर में धातु पोषण अलग अलग न्याय होते हैं, धातु के पोषण के लिए अलग अलग न्याय होते हैं, है ना। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ाई की, उसमें क्षीरदधि न्याय होता है, केदारकुल्य न्याय होता है, खले कपूर न्याय होता है। ये 3 न्याय हम जानते हैं, लेकिन एक और न्याय यहाँ पे दिया है, एक काल धातु पोषण है। हम उसको धीरे धीरे समझेंगे क्या है ये एक काल धातु पोषण है, केदारकुल्य न्याय। फिर से एक बार स्लाइड पे मैं आपको समझा दूं ताकि आपको इजी जाए थोड़ा समझने में। क्या आते हैं हमारे अलग अलग धातु पोषण न्याय। पहला न्याय है क्षीरदधि, है ना, इसके नाम में है, जैसे दूध से दही बनता है, उस न्याय को क्या बोलते हैं, क्षीरदधि। अब ये दूध है, दूध से दही बन गया, अब दही में दूध का थोड़ा भी अंश है क्या, नहीं। इसका मतलब दही, दूध ने पूरा का पूरा कन्वर्शन किस में कर दिया है, दही में कर दिया है। और ये एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, इसलिए इसको नाम ये भी है सर्वात्म परिणमन। दूध ने अपनी पूरी आत्मा का परिणमन किस में कर दिया है, दही में कर दिया है, इसलिए उसको बोलते हैं सर्वात्म परिणमन।
और इसका दूसरा नाम ये है क्रम परिणमन। क्रम इसलिए क्योंकि ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है, पहले दूध और उसके बाद में दही बनता है। उसी तरह से शरीर में भी धातु की उत्पत्ति अलग अलग होती है। खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारा आहार रस बना, आहार रस से उत्पन्न हुआ रस धातु, रस धातु से रक्त धातु उत्पन्न जब होगा तब रक्त धातु में रस धातु का थोड़ा भी अंश नहीं होगा। फिर रक्त धातु से मांस धातु, ऐसे धीरे 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 एंड में कौन सा धातु बनता है? शुक्र धातु। इसलिए इसको क्या कहा गया है? सर्वात्म परिणमन और क्रम परिणमन। दूसरा न्याय यहाँ पे केदार कुल्या। केदार का मीनिंग होता है खेत, और कुल्या का मीनिंग आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे खेत में पानी भेजने के लिए पाइप्स लगे हैं और ये पाइप में फिर सब पाइप्स लगे हैं, उसी तरह से ये न्याय शरीर में काम करता है। कैसे? ये देखिए, ये आहार रस स्रोतों में से जा रहा है, ये देखो आहार रस जा रहा है यहाँ पे। अब इस आहार रस में से थोड़ा अंश रस धातु ने ले लिया, थोड़ा अंश रक्त धातु ने ले लिया, थोड़ा अंश मांस धातु ने ले लिया, ऐसे धीरे धीरे एंड में शुक्र धातु भी उसमें का अंश ले लेता है ना। तो ये अगर पॉइंट हमको समझ गया, इसमें क्या हो रहा है? अंश अंश हर धातु को मिल रहा है, इसलिए इसको कहा गया है अंशांश परिणमन। थोड़ा थोड़ा अंश क्या हो रहा है? एक दूसरे को अलग अलग धातुओं को मिल रहा है, इसलिए इसे अंशांश परिणमन ये भी कहा गया है। केदार कुल्या न्याय को अंशांश परिणमन। अब तीसरा न्याय आता है खले कपोत न्याय। खल मतलब ये देखिए, आप यहाँ पे एक अर्दन पॉट रखा है, ये खल। कपोत मतलब हम जानते हैं कबूतर। अब यहाँ देखो, ये आपको डायग्राम में ही सब समझ जाएगा। अलग अलग कबूतर उस खल में आकर अपना अपना दाना लेकर जा रहे हैं, अपना अपना खाना लेके जा रहे हैं। उसी तरह से आहार रस एक जगह है, रस धातु के अंश आकर आहार रस लेकर अपना रस धातु बनाते हैं। सिमिलरली रक्त धातु के अंश आहार रस में से रक्तांश जितने भी जरूरी है वो लेकर रक्त धातु का बनाते हैं। इसी तरह से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु की निर्मित शरीर में होती है। सो 3 न्याय, क्षीरदधि न्याय, केदार कुल्या न्याय और खले कपोत न्याय। ये न्याय आपको कंसेप्चुअल समझ गए। अब ये इन न्यायों का कुछ पर्टिकुलर आचार्यों ने समर्थन किया है। समर्थन मतलब उनकी संहिता में इन न्यायों का वर्णन किया है, और कुछ आचार्यों ने इन न्यायों को डिटेल एक्सप्लेन किया है। ये कैसा है हम उसको थोड़ा सा वो स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो हम एक बार स्लाइड में चले जाते हैं ताकि हमें क्लियर समझ जाए। देखिए स्लाइड देखिए आप, हम अब टेबल देखेंगे। धातु पोषण न्याय का सबसे पहले डिटेल वर्णन किसने किया है? चक्रपाणी नाम के आचार्य ने। हमें याद रखना है, आचार्य याद रखना है कि धातु पोषण न्याय का प्रथम विस्तृत वर्णन किसने किया है? चक्रपाणी। अब न्याय देखिए कौन सा है? क्षीरदधि न्याय, सर्वात्म और क्रम परिणमन। दूसरा न्याय है केदार कुल्या न्याय, दैट इज अंशांश परिणमन। तीसरा है खले कपोत न्याय। अब खले कपोत न्याय में क्या हुआ था? कबूतर आया, अपना दाना लेके गया, दूसरा कबूतर आया, अपना दाना लेके गया। उसी तरह से रस धातु के अंश आए, रस धातु के जो पोषक अंश है उनको लेकर चले गए। रक्त धातु के अंश आए, रक्त धातु बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस है वो लेके गए। ये क्या हो रहा है? पृथक पृथक, अलग अलग अपना अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेके जा रहे हैं, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या है? पृथक परिणमन। ये तीनों नाम, ये अलग अलग नाम भी हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंशांश परिणमन ये किस न्याय को कहा जाता है, इसलिए हमें वो मालूम होना चाहिए। अब इनके प्रवर्तक मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन और किस किस आचार्य ने किया है। सो क्षीरदधि न्याय का डिटेल एक्सप्लेनेशन किसने किया है? दृढ़बल ने। किसने किया है? दृढ़बल में, है ना। ये प्रवर्तक और प्रतिपादन, ये वही वर्ड्स हमें याद रखना जरूरी है, ठीक है। सो दृढ़बल ने किस न्याय का प्रवर्तन किया है? क्षीरदधि न्याय। याद रखने के कैसे याद रखेंगे? दूध पीने से इंसान दृढ़ और बलवान बनता है, ये हम याद रख सकते हैं। फिर बाद में केदार कुल्या न्याय, केदार कुल्या न्याय का प्रतिपादन किसने किया है? भाव प्रकाश, ये याद रखना जरूरी है। सिमिलरली खले कपोत न्याय का भी वर्णन किसने किया है? प्रवर्तन किसने किया है? भाव प्रकाश ने। सो ये दो न्यायों का, केदार कुल्या और खले कपोत न्यायों का प्रवर्तन और प्रतिपादन किसने किया है? भाव प्रकाश नाम के आचार्य ने। और एककाल धातु पोषण न्याय, एककाल धातु पोषण न्याय मतलब क्या? एक ही टाइम पर सभी धातुओं का पोषण होता है। लाइक जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में न्यूट्रिशन है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप हुआ, एक ही साथ में ब्रेन, लीवर, हार्ट, मसल्स, इन सबको क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। दैट इज कॉल्ड एज एककाल धातु पोषण न्याय। ये एककाल धातु पोषण न्याय का सबसे पहले प्रवर्तन या प्रतिपादन किसने किया है? अरुण दत्त ने। इसको भी याद रखना है तो कैसे रखेंगे? ये काला वर्ण है, काला वर्ण हम देखो अरुण वर्ण को भी काले के जैसे हम कंपेयर करते हैं, तो अरुण दत्त से हम ये याद रख सकते हैं। अब इन न्यायों को समर्थन मतलब
किस किस संहिता में इनका समर्थन आया है ये देखेंगे हम। सो सबसे पहले क्षीरदधि न्याय का प्रवर्तन किसने किया था? द्रुडबल। और समर्थन किसने किया है? चरक। हम जानते हैं कि चरक संहिता का संपूर्ण किसने किया है? द्रुडबल ने। वो श्लोक सबको याद होगा, अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़बल संपूरिते। इसलिए दृढ़बल और चरक रिलेटेड है तो हमको समझ जाएगा। उसके बाद केदार कुल्य और खले कपोत न्याय का भाव प्रकाश ने प्रतिपादन किया है, और भाव प्रकाश के साथ साथ समर्थन किसने किया है? सुश्रुत। याद किसे रखेंगे? जहां भाव प्रकाश वहां समर्थन करने वाले आचार्य कौन? सुश्रुत। और तीसरा आता है एक काल धातु पोषण है, किसने बताया है? सबसे किसने प्रतिपादन किया है? अरुण दत्त ने। और समर्थन किसने किया है? वाग्भट ने। हम ये भी जानते हैं कि अरुण दत्त वाग्भट के क्या है? टीकाकार है, इसलिए अरुण दत्त और वाग्भट का संबंध है। इस तरह से हम ये न्याय को याद रख सकते हैं। टेबल फिर से एक बार और लोग करेंगे। धातु पोषण न्याय का विस्तृत वर्णन करने वाले चक्रपाणी, क्षीरदधि न्याय सर्वात्म परिणमन क्रम परिणमन, केदार कुल्य न्याय अंशांश परिणमन, खले कपोत न्याय पृथक परिणमन, ऐसे नाम दिए हैं। क्षीरदधि न्याय का प्रवर्तन दृढ़बल, केदार कुल्य खले कपोत के भाव प्रकाश, एक काल धातु पोषण के अरुण दत्त। क्षीरदधि न्याय का समर्थन चरक, केदार कुल्य खले कपोत न्याय का समर्थन सुश्रुत, एक काल धातु पोषण न्याय का समर्थन वाग्भट। मेरा स्टूडेंट से एक एडवाइस रहेगी कि कभी भी इस तरह से ना पढ़े, क्षीरदधि न्याय सर्वात्म क्रम परिणमन दृढ़बल प्रतिपादित चरक, ऐसा ना पढ़े। क्या करें? सबसे पहले पहला टेबल दूसरा टेबल, फिर पहले टेबल के साथ तीसरा टेबल ले लो, फिर पहले टेबल के साथ चौथा टेबल लो। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? ये पहला जो टेबल है इसको बार बार रिवाइज कर ले, इसलिए इस तरह से आपको पढ़ना जरूरी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये हुआ हमारा धातु पोषण न्याय। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके स्क्रीन पर? आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर रस है, यहाँ पर रस है, यहाँ ऋतु है, और यहाँ पे महाभूत है ना। हमें क्या देखना है इसमें? रस का किस ऋतु के साथ संबंध है और रस की उत्पत्ति किन महाभूतों से होती है। ये टेबल हमें ऐसे देखना है कि मधुर रस किस ऋतु में प्रधान होता है, अम्ल रस किस ऋतु में प्रधान होता है। और दूसरा टेबल है मधुर रस किन महाभूतों के आधिक्य से बना है, अम्ल रस किन महाभूतों के आधिक्य से बना है। ये हम टेबल देखेंगे। अब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सीक्वेंस हमें याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ये ऑलरेडी जानते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है? ये ऋतु के सीक्वेंस को चेंज करना है। ये ऋतु के सीक्वेंस हम कैसे याद रखेंगे? ये पहला कौन सा ऋतु है? हेमंत, फिर है वर्षा, शरद, ग्रीष्म, शिशिर और वसंत। किसी को अगर ऐसे याद रहता है कि मधुर रस हेमंत ऋतु में बढ़ता है या हेमंत ऋतु में मधुर रस का आधिक्य रहता है, वो भी ठीक है, बट ऐसी चीजें बहुत दिनों तक याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हमें यहाँ पे कोड यहाँ पे लगाना जरूरी हो जाता है। तो हम यहाँ पे कोड कैसे लगाएंगे? हे वर्षा, शरद ग्रीष्म को शीतल पसंद है, साथ साथ में बोलना है, जोड़ी जोड़ी में। हे वर्षा, शरद ग्रीष्म को शीतल पसंद है, हो गया। सो हे वर्षा, शरद ग्रीष्म को शीतल पसंद है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये सीक्वेंस आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से किस ऋतु में लवण रस का आधिक्य होता है, हमको क्या करना है? मधुर, अम्ल, लवण। हे वर्षा, शरद। किस ऋतु में तिक्त रस का आधिक्य है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त। हे वर्षा, शरद, ग्रीष्म को शीतल। आगे आंसर शीतल शिशिर। या उल्टा क्वेश्चन अगर आ गया कि ग्रीष्म ऋतु में किस रस का आधिक्य होता है? हे वर्षा, शरद ग्रीष्म को मधुर, अम्ल, लवण, कटु। आंसर आ गया। या फिर वसंत ऋतु में किस रस का प्राधान्य होता है? हे वर्षा, शरद ग्रीष्म को शीतल पसंद है, 6 नंबर का। तो 6 नंबर का रस कौन सा है हमारे पास? कषाय। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? फिर से मैं एक बार कोड रिवाइज कर देता हूं। हे वर्षा, शरद ग्रीष्म को शीतल पसंद है। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अब आते हैं सेकंड, मधुर रस में किन महाभूतों का आधिक्य है, अम्ल रस में किन महाभूतों का आधिक्य है, ये भी हमको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मधुर रस में पृथ्वी और आप महाभूत का आधिक्य है। हमने पृथ्वी को यहाँ भूमि लिखा है, जहां जहां पृथ्वी है वहां हमने उसे भूमि लिखा है, और जहां आप है वहां पे हमने उसको क्या लिखा है? जल। उसी तरह से हर रस में महाभूतों का आधिक्य दिया है। अब हमें फिर से इसका सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय हम जानते हैं। बस हमें महाभूतों के सीक्वेंस का कोड बनाना है। तो हम वो कोड कैसे बनाएंगे? यहाँ पे है भूमि और जल, तो ये हो गया भूजल।
क्या हो गया ये भुज। दूसरा क्या है अम्ल रस का भूमि और तेज, तो ये भूते। तीसरा क्या है लवण, जल और तेज, जते। चौथा है कटु का तेज वायु, तेवा। फिर तिक्त का है आकाश वायु, आवा। और कषाय का है भूमि और वायु, भूवा। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, ये अच्छे से समझो आप, है ना। भुज भूते जते तेवा आवा भूवा, ऐसे बोलना है, तीन तीन के बर्स्ट में बोलना है। भुज भूते जते तेवा आवा भूवा, मधुर अम्ल लवण, कटु तिक्त कषाय। क्वेश्चन, लवण रस में किन महाभूतों का अधिक है, मधुर अम्ल लवण। भुज भूते जते, जते इज जल और तेज। या फिर तिक्त रस में किस महाभूत का अधिक है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त। भुज भूते जते तेवा आवा, आवा इज आकाश और वायु। उल्टा क्वेश्चन आ गया कि तेज और वायु महाभूत का अधिक्य किस रस में है, भुज भूते जते तेवा, मधुर अम्ल लवण कटु, है ना। बहुत सिंपल है, बस आपको इसको बार बार बोलना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, मगअप हो जाए। ठीक है, याद कैसे रखना है आपने को, तीन तीन के बर्स्ट में बोलना है। भुज भूते जते तेवा आवा भुवा, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। फिर से हम देखेंगे एक बार यहाँ पे, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इसका सीक्वेंस याद है। हे वर्षा, शरद ग्रीष्म को शीतल पसंद है। महाभूत में भुज भूते जते तेवा आवा भुवा, इस तरह से हम उसको याद रखेंगे। ये टेबल क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन। टॉपिक का नाम है गुण और रस का संबंध। इसका मीनिंग है, ये आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे गुण दिए हैं, गुरु लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध और वृक्ष। और यहाँ पे रस दिए हैं। ये पहला रस है श्रेष्ठतम, दूसरा रस है श्रेष्ठतर, और तीसरा रस है श्रेष्ठ। इसका मतलब मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूँ कि गुरु गुण में मधुर रस ये सबसे ज्यादा गुरु है। उससे कम गुरु कौन है, कषाय रस। और उससे कम गुरु कौन सा है, रस लवण रस। वैसे ही दूसरा देखेंगे, लघु रसों में सर्वाधिक लघु कौन है, तिक्त रस। उससे कम लघु कौन है, कटु रस। और सबसे लघु रस कौन सा है, अम्ल रस। इस तरह से हमको उसको याद रखना है। अब हम कैसे याद रखेंगे, देखिए, मधुर को हम एम लिख सकते हैं, मधुर को हम एम लिख सकते हैं। तिक्त को हम टी लिख सकते हैं। लवण को हम एल लिख सकते हैं। उसके बाद कटु को हम के लिख सकते हैं। अम्ल को हम ए लिख सकते हैं। बट कषाय को अगर फिर से के लिखेंगे हम, तो कटु के साथ हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम कषाय को लिखेंगे कषाय, एस, एस पे से और कोई भी रस नहीं है, तो हम कषाय को क्या करेंगे, एस से लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। मधुर का एम, अम्ल का ए, लवण का एल, कटु का के, तिक्त का टी और कषाय का एस। इस तरह से हम अगर उसको लिखे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखेंगे गुरु रस में, अब हमें ये सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं कि श्रेष्ठतम फिर श्रेष्ठतर, फिर हम याद रखेंगे सबसे पहला ये रहेगा, सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उसके बाद थोड़ा कम और उसके बाद सबसे कम। इस तरह से हम याद रखेंगे। ठीक है, अब पहला पॉइंट देखिए आप, गुरु रस में ये एम, ये एस और यहाँ क्या आ जाएगा, एल। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बन गया, एम एस एल। उसको याद कैसे रखेंगे हम, ज्यादा गुरु आहार करने से मसल बनते हैं। ज्यादा गुरु आहार करने से क्या होता है, मसल बनते हैं। दूसरा क्या है, लघु, लघु में क्या है, तिक्त का टी, कटु का के और अम्ल का ए। देखिए हम कभी भी जब टीका लगाते तो हम चलते थोड़ा छोटा लगाओ, सो टीका कैसा लगा है, लघु, टी के ए, टीका। उसके बाद आता है शीतल, शीतल में एम, मधुर। उसके बाद कषाय का हमने देखा है एस लिया है, तो हमने यहाँ एस लिख दिया, ये यहाँ लिखता हूँ, ये एस लिख दिया कषाय का। और तिक्त का क्या लिखा हमने, टी। अगर हम ये शीतल को शीतल बना दिए हैं, यहाँ हमने अगर इसको शीतल कर दिया
और इसका अगर कोड बना दिया हमने तो शीतल क्या करती है, मस्ती। शीतल क्या करती है, मस्ती। ये हमारा कोड बन गया। उष्ण में लवण, फिर अम्ल का ए, फिर कटु का के। इसमें हम अगर यहाँ छोटा सा ई ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा, लेख। लेख में पानी कैसा है, उष्ण, गर्म पानी है। उसके बाद स्निग्ध का एम ले लो, मधुर का एम, अम्ल का ए और लवण का एल। मल कैसा है, स्निग्ध। मल कैसा है, स्निग्ध। वृक्ष का ले लो, वृक्ष का कषाय के लिए हम क्या लेने वाले हैं यहाँ, एस। कटु के लिए क्या लिया, के। और तिक्त के लिए क्या लिया हमने, टी। अब ये वृक्ष को अगर हमने वृक्ष किया, वृक्ष कैसे होते हैं, सख्त। वृक्ष कैसे है, सख्त। इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। फिर से देखेंगे हम। गुरु आहार लेने से मसल बन गए, MSL। लघु, छोटा, क्या लगाया, टीका, TKA। शीतल, शीतल क्या करती है, मस्ती, MST। उष्ण, गर्म पानी कहाँ है, लेक में, LAK। स्निग्ध, स्निग्ध क्या है, मल, MAL। और वृक्ष कैसे है, सख्त, SK और T। इस तरह से आप याद रखते हो, बहुत इजी है ना। बस उसको बार बार हम अगर दोहराएंगे तो हमें हमारे रिफ्लेक्सेस बन जाएंगे और हमें वो अपने आप याद हो जाएगा। इस तरह से हमें वो याद रखना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट टेबल है अपने पास ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया है देखो, सबसे पहले दिए हैं 3 दोष। इन तीनों दोषों में महाभूत कौन से हैं, ये दोष शरीर के किन धातुओं के आश्रय में रहते हैं, धातु और मल के। इन दोषों का तीनों गुणों की दोनों गुणों के साथ क्या संबंध है, और इन 3 गुणों के कार्य क्या है। इस तरह से टेबल दिया है। तो हम देखेंगे, क्लियर कट है। अब इधर देखिए, ये अगर हम 5 उंगलियों को पंच महाभूत के साथ कंपेयर कर ले तो 5 महाभूत सब अपनी अपनी राइट हैंड को सामने रखेंगे। ये 5 महाभूत का अंगूठे से स्टार्ट करना है, पृथ्वी, अंगूठा रहेगा पृथ्वी, और आगे बढ़ना है पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। अगर हम ये 5 उंगलियों को 5 महाभूत बना लिए तो कॉमन सेंस से वात दोष किससे बनेगा, वायु से। पित्त दोष किससे बनेगा, तेज से। और कफ दोष किससे बनेगा, आप से। ये कॉमन सेंस हो गया। अब हमें वायु को वात के साथ आकाश भी ऐड कर देना है। वायु और आकाश, एक श्लोक है, वायव्य आकाश भूताभ्याम वायु। जरूरी नहीं सबको श्लोक याद हो, बट कॉमन सेंस, वात की उत्पत्ति वायु से तो होगी, साथ में ये रही हुई उंगली ऐड कर देना है, रही उंगली इस आकाश। पित्त कॉमन सेंस, तेज से ही उत्पन्न होगा। कफ जल है, जल के साथ क्या ऐड कर देना है, रही हुई उंगली, दैट इज पृथ्वी। तो ये कॉमन सेंस वाला है, बस हमको थोड़ा सा समझना जरूरी है। वात के लिए वायु, उसके साथ ऐड कर दिया आकाश। पित्त के लिए कॉमन सेंस तेज, कफ के लिए कॉमन सेंस आप, ऐड कर दिया हमने उसमें। ये वाग्भट का रेफरेंस, पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें देखना है, वाग्भट का ही एक और रेफरेंस है कि वात, पित्त, कफ ये दोष किन धातु और मलों के आश्रय से रहते हैं। इसमें देखेंगे, ऐसा श्लोक है, तत्रास्तिनी स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयोः, है ना, श्लेष्मा अन्येषु। बट जिनको श्लोक याद नहीं है, कोई जरूरत नहीं श्लोक याद रखने की। आप ये याद रख सकते हैं कि हमको पता है वार्धक्य जीवन में ज्यादा वात वेदी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हड्डियां कमजोर होती है। हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि वायु, वात दोष किस धातु के आश्रय से रहता है, अस्थि धातु के आश्रय से रहता है। पित्त कॉमन सेंस से देखो, स्वेद और रक्त के साथ रहेगा। स्वेद, पित्त मतलब उष्णता से क्या निकलता है, स्वेद। और पित्त और कौन सा दोष सिमिलर है, रक्त। पित्त और किस धातु की सिमिलरिटी आती है, रक्त। सो ये स्वेद और रक्त के आश्रय से पित्त रहता है, ये भी कॉमन सेंस है। अब ये 3 छोड़ दिए कि बाकी कोई भी धातु हो, कोई भी मल हो, उसके आश्रय से कौन रहने वाला है, कफ दोष। पॉइंट क्लियर हुआ है ना। वायु या वात दोष किस धातु के आश्रय से रहेगा, अस्थि। पित्त कॉमन सेंस, स्वेद और रक्त बाकी सभी के आश्रय से, जैसे मांस है, मेद है, मज्जा है, इनके आश्रय से कौन रहेगा, कफ दोष। पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं तीनों दोष का और तीनों गुणों का क्या संबंध है ना। अब ये भी सिंपल ही है। अब यहाँ देखेंगे, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोष में चंचल कौन है, वात।
सिमिलरली सत्व रज तम, इन तीनों में से चंचल कौन है? रज, इसलिए वात रज के साथ। पित्त जो है वो ब्राइट है, सत्व रज तम में ब्राइट कौन है? सत्व है। कफ जो है तीनों दोषों में वो डल है, त्रिगुणों में डल कौन है? तम, नाम में ही है, तम मतलब डल। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तीनों दोषों में चंचल कौन है? वात। तीनों गुणों में चंचल कौन है? रज। वायु रजो गुणमय, श्लोक याद रखने की जरूरत नहीं है। पित्त ब्राइट है, सत्व रजतम में से सत्व ब्राइट है। वात पित्त कफ में से कफ डल है, सत्व रजतम में से तम डल है। सो पॉइंट क्लियर है, एकदम क्लियर है ना? सिंपल बात है, अपने को सिंपल बात के हिसाब से चलना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे तीनों गुणों के कार्य बताए हैं आचार्य काश्यप ने। आचार्य काश्यप हम यहाँ पे याद रखेंगे। अब यहाँ देखो, रज अगर चंचल है तो उसका काम क्या रहेगा? डायरेक्शन देना, प्रेरणा देना, इसलिए रज प्रवर्तक ऐसा बोला है, प्रवर्तक है ना, वो प्रवर्तन करता है। सत्व ब्राइट है, ब्राइट है इसलिए उसका नाम क्या है? प्रकाशमान करना, प्रकाशक है वो। और तम, तमो क्या करता है? कंट्रोल करता है ना? तम क्या करता है? कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को, इसलिए उसको क्या कहा गया है? नियामक। सत्व प्रवर्तक, सॉरी, रज प्रवर्तक, सत्व प्रकाशक, तम नियामक। अब इस टेबल को इस ढंग से पढ़ना है ताकि आपको उसको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखेंगे। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। वात की उत्पत्ति कॉमन सेंस, वायु से एक उंगली ऐड करना है, आकाश। पित्त की उत्पत्ति कॉमन सेंस, तेज से। कफ की उत्पत्ति हम जानते हैं, आप से, उसमें क्या ऐड कर देना है? पृथ्वी। सो वायु और आकाश से वात, तेज से पित्त, और पृथ्वी और आप से क्या बना है? कफ। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि वायु किस धातु के आश्रय से रहता है? अस्थि के। पित्त स्वेद और रक्त के आश्रय से रहता है, बाकी सभी धातु और मलों के आश्रय से कौन सा दोष रहेगा? कफ। त्रिदोष और त्रिगुण का हमने जो संबंध लगाया उसमें देखा कि त्रिदोषों में वात चंचल है, त्रिगुणों में रज चंचल है। त्रिदोषों में पित्त ब्राइट है, त्रिगुणों में सत्व ब्राइट है। तीनों दोषों में कफ जो है डल है, तीनों गुणों में तम जो है डल है, इसलिए हमने इनकी जोड़ियां लगा दी। फिर हमने काश्यप के अनुसार जो कार्य दिए हैं त्रिगुणों के उसका देखा, क्योंकि रज चंचल है उसका काम है डायरेक्शन देना, इसलिए रज प्रवर्तक है। सत्व ब्राइट है तो उसका काम है प्रकाशमान करना, इसलिए सत्व प्रकाशक है। और तम क्योंकि कंट्रोल करता है बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज है, इसलिए उसको क्या, इसलिए उसका कार्य क्या दिया गया है? नियामक। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इस टेबल के बाद हम आज का वीडियो यहाँ पर स्टॉप करते हैं और वीडियो के थर्ड सेशन में हम एंटर करते हैं, जो है आपके लिए होमवर्क आप स्लाइड में देख सकते हैं। जिनके पास नोट्स है वो नोट्स के पेज नंबर 10 पर देखेंगे। जिनके पास नोट्स नहीं है उनके लिए भी मैं एक रेफरेंस दे दूंगा, वहां से आप वो होमवर्क कर सकते हैं। होमवर्क रहेगा स्त्रोतों के पहले जो स्त्रोत है, प्राणवह, अन्नवह, उदकवह, रसवह, रक्तवह और मांसवह, इन 6 स्त्रोतों के आचार्य चरक के अनुसार आपको मूल स्थानों को एक बार पढ़ लेना है। जिनके पास नोट्स है पेज नंबर 10 पे देखेंगे, नोट्स नहीं है वो चरक विमान स्थान 5वां अध्याय स्त्रोत विमानी अध्याय में इसे देख सकते हैं। ये हो गया पहला होमवर्क। और दूसरा होमवर्क है नोट्स, जिनके पास नोट्स है वो देख सकते हैं पेज नंबर 11। इन्हीं स्त्रोतों के दुष्टि कारण हमें याद करने, हमने ऑलरेडी सेकंड ईयर में पढ़े हुए, बट हमें उसको एक बार और रिकॉल करना है। जैसे प्राणवह का है, क्षयात, संधारणात, रोक्षात, व्यायामात, शुद्धितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्त्रोतांसि अन्यश्च दारुणैः। ऐसे ही प्राण, अन्न, उदक, रस, रक्त और मांस व स्त्रोत के आपको दुष्टि, कारण और मूल स्थानों को याद करना है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।